तो एवलांच आने की वजह से यहाँ रोड ही बंद हो गई। तो आज यहाँ मेरा तीसरा दिन है लद्दाख में, और आज हम लोग बाइक से जाने वाले हैं नुब्रा वैली और उसके बाद सियाचिन बेस कैंप। तो वो भी अभी थोड़ी देर बाद। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की साइड, सियाचिन बेस कैंप खारदुंगला। और ये रही हमारी बाइक, मार्जिन 450 रेंट पे ले ली थी। और पूरा मैंने जैकेट वगैरह हेलमेट वगैरह पहन लिया है और ऊपर में लेंगे। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे हवा ठंडी होती जा रही थी और सूरज भी इतनी हीट उसकी पता नहीं लग रही थी। और साथ साथ आप ये भी महसूस कर सकते थे कि हवा पतली होती जा रही है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपको फिज़िकल वर्क करने में दिक्कत होगी। अब हम जा रहे थे खारदुंगला, जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इसका एलिवेशन था 18,380 फीट। काफ़ी सुंदर जगह है, आप इसमें वीडियो में आगे देखेंगे। कुछ ही देर चलने के बाद जो नीचे से बर्फ़ के पहाड़ बड़े सुंदर लगते थे वो अब हमारे सामने थे। ठंड काफ़ी थी और बर्फ़ भी काफ़ी अच्छी और फ्रेश थी। तो ये आ गया था खारदुंगला। काफ़ी सुंदर लेकिन खतरनाक। यहाँ वार्निंग लिखी थी कि 5 मिनट से ज़्यादा यहाँ ना रुकें, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी कम थी। कुछ लोगों की काफ़ी हालत ख़राब भी हो गई थी। और वैसे अगर देखने के हिसाब से बोला जाए तो ये जन्नत से कम नहीं था। ठंड काफ़ी थी। अपने साथ ठंड का इंतज़ाम करके जाए, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो यहाँ बिल्कुल ना आए। बाकी खारदुंगला में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ये करने में आया। पहाड़ पे बर्फ़ थी, उस पर चढ़ने में काफ़ी चैलेंजिंग काम था, लेकिन मज़ा बहुत आया। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा इसे ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हुए हाई एल्टीट्यूड और कम ऑक्सीजन से तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। क्योंकि अगर इससे ऊपर भी जा रहे थे तो धीरे धीरे हल्की हल्की सांस फूलने लगी थी। यहाँ ये एडवाइजरी भी लगी थी, काइंड ऑफ वार्निंग भी थी कि आप यहाँ 5 मिनट से ज़्यादा ना रुकें, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी कम थी, आपकी तबीयत खराब हो सकती थी। अब ऐसे ही चलते चलते हम एक जगह पहुँचे जहाँ काफ़ी सुंदर बर्फ़ थी। तो खारदुंगला से ही थोड़ा सा आगे ये जगह है, यहाँ खूब बर्फ़ है। यहाँ को लगेगा थोड़ी हवा पतली है और सांस फूले की तरह ऊपर चढ़ोगे। धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतरने लगे। ठंड अब भी कम नहीं हुई थी, ठंड अच्छी खासी थी, लेकिन जो सुंदरता मैंने उस दिन देखी उसे क्या बताऊं। हर चीज़ ऐसी थी कि सिर्फ पोस्ट कार्ड पे प्रिंट करा लिया जाए। यहाँ जहाँ जहाँ देखते टाइम टाइम में सीनरी हाल बदल जाती थी। जो भी दिखता था इतना सुंदर होता था कि क्या ही कहना। और ठंड भी अच्छी थी, इसलिए जब आप बाइक पे आए तो काफ़ी सारी लेयर्स पहने, क्योंकि यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं होता कब बदल जाए।
इतनी देर बाइक चलाने के बाद हमने सोचा कि अब थोड़ी देर रुकते हैं, रुककर इस जगह का मज़ा लेते हैं। क्या सुंदरता है इस जगह की, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, सिर्फ शांति। अब लगभग दोपहर के 3 बज गए थे और हम पहुंच चुके थे नुब्रा के थोड़ा सा पास, या बोल सकते हैं नुब्रा वैली। काफ़ी देर चलानी पड़ी बाइक, और यहाँ बोलूँ तो काफ़ी गर्मी थी लेह से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ का एलिवेशन सिर्फ 9,000 फुट के आसपास या 10,000 फुट के आसपास है। तो हमने लंच करा और हम फिर निकल गए आगे नुब्रा वैली से आगे हुंडर के लिए। तो ये हुंडर में वो जगह थी जहाँ हमने होटल बुक करा था। होटल काफ़ी अच्छा था, यहाँ टेंट और छोटे से रूम टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल थे। ये हमारी हिमालयन प्यारी थी जिस पर हम यहाँ पर आए, और इसमें हमने इसके बाद सोचा कि हम सैंड ड्यून्स देखने जाएंगे और वहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, वीडियो शूट करेंगे वगैरह वगैरह। सैंड ड्यून्स हैं। कभी कभी तो सोचता हूँ क्या कमाल की जगह है लद्दाख। कभी बर्फ़ के पहाड़ देखने को मिलते हैं तो कभी ठंडा रेगिस्तान। सही में बहुत ही सुंदर जगह थी ये। तो यहाँ पर ये सैंड ड्यून्स हैं, बहुत सारे टाइप की एक्टिविटी हो रही है। कैमल राइडिंग, उधर एटीवी राइडिंग भी थी, आर्चरी उधर हो रही है, और कल्चरल म्यूजिक उधर हो रहा है। बाकी ये पूरा ऐसा दिखता है। तो ये हमारा होटल है स्नो पीक रिट्रीट, हुंडर में है। और ये रूम्स थे, काफ़ी सारे रूम थे, और टेम्परेचर भी यहाँ काफ़ी सही रहता है। एलिवेशन कुछ 9,000 फुट के आसपास है, तो सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ये रही हमारी बाइक हिमालयन, और ओनर, इनका कॉन्टेक्ट नंबर लेके दे दूँगा मैं। इसमें जो ओनर है मैंने उनका नंबर वीडियो में ही दे दिया। यहाँ आना हो तो उनसे बात कर लेना, और भाई बाल पे ध्यान मत देना, कल से बाइक चला रहे हैं। अब तो ले जाके आज तुर्तुक और थांग के बाद वापस ले जाएंगे, तो वो शाम हो जाएगी। बाइक चलाने में करीब 300 किलोमीटर के आसपास चलानी है। तो हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो गया, और ये वो जगह है यहाँ सब खाना वगैरह सर्व होता है। और इस होटल की अच्छी बात मैंने देखी कि इंक्लूड कर देते हैं ब्रेकफास्ट, यू नो, और काफ़ी टेस्टी भी है। हम बस चलते हैं तुर्तुक और थांग के लिए निकलते हैं। तो अब तुर्तुक और थांग के लिए निकल रहे हैं, 3 घंटे लगेंगे। वो रही बाइक, ठीक है। ना सर, इतना गर्मी है यहाँ पे।
थोड़ी दूर और चले तो ये सुंदर सी रिवर आई। इसका नाम है श्योक रिवर। काफ़ी सुंदर थी लेकिन काफ़ी खतरनाक। इसमें पानी कहीं कहीं तो इतना उफान मार रहा था, पत्थरों से खूब आवाज़ आती थी। यहाँ हमने फिर से थोड़ी दूर चलाने के बाद फिर से ब्रेक लिया, थोड़ा आराम करा, गाड़ी को भी रेस्ट दिया और इस नज़ारे का मज़ा लिया। ये काफ़ी सुंदर लग रहा था सही में, इतना सुंदर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ बोलूँ क्या। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, इंडिया का आखिरी गांव यानी थांग पास आ रहा था। ये कुछ यहाँ हिस्ट्री भी लिखी है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अब हम एलओसी से मुश्किल से 100 मीटर दूर थे और ये काफ़ी सुंदर और साथ साथ मुझे तो थोड़ी खतरनाक जगह भी लग रही थी क्योंकि हम दो कंट्रीज़ के बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े थे और यहाँ काफ़ी सारे खाने के अलग अलग ऑप्शन थे, आप कहीं भी ट्राई कर सकते थे। यहाँ एक मार्केट था सामने जहाँ ऑर्गेनिक बेरीज वगैरह सेल हो रही थी, तो आप वहाँ ज़रूर जाके खरीदे। तो यहाँ हमें गुलाम हुसैन साहब मिले। इंडो पाक वॉर के टाइम ये 17 साल कुछ पाकिस्तान में रहे और अभी इंडिया में रहते हैं। अगर आपको 1971 की लड़ाई की कहानियाँ सुननी हो तो इनके पास ज़रूर जाएं। ये आपको थांग में वो जो एरिया जो मैंने अभी दिखाया वहीं मिलेंगे। ये जितना भी एरिया सामने दिख रहा है ये नो मैंस लैंड है और इंडिया पाकिस्तान का नो मैंस लैंड, और सामने वो जो हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं वो पाकिस्तान में थे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह लगी मुझे क्योंकि अगर यहाँ ध्यान से देखें तो सामने एलओसी की फेंसिंग भी दिखती है जो मैंने थोड़ा आगे शॉट में कैप्चर करी है, और यहाँ सामने इंडियन आर्मी के बंकर्स हैं जो वाइट स्पॉट से थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, वो बंकर्स हैं और जो इस जगह के बारे में है। और यहाँ आप जाओगे तो आपको अपनी आर्मी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यहाँ साथ में यहाँ से व्यू पॉइंट भी है, मतलब बाइनोकुलर्स आप यहाँ लोगों से ले सकते हैं और डिटेल से अंदर देख सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 71 की लड़ाई में थांग को मिला के बाकी 4 गांव पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यहाँ से वापस खदेड़ दिया था। ये मैं उससे बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, अगर इसमें गलती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद मैदान है अपने इंडिया का नो मैंस लैंड है। उसके बाद रिवर है अपने शेयोर रिवर पाकिस्तान जा रहे हैं। रिवर के बाद और मैदान है पाकिस्तान का नो मैंस लैंड। उसके बाद हरियाली देख रहे हैं वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है। ऊपर वाले जो कोने में ग्रीनरी देख रहे हैं वो पाकिस्तान का लास्ट विलेज है, पठानी विलेज है। और उधर 2 वाइट देख रहे हैं डॉट डॉट, वहाँ पे अपने इंडियन आर्मी बैठा हुआ, इंडियन लंकर है। और ये माउंटेन है, सारा माउंटेन अपने इंडिया का है। ये पोल के आगे नो मैंस लैंड है, माइंस बिछाओ कोई नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा आप स्टेप्स कहाँ स्टेप्स तांगा था। तो यहाँ जो हमें बातें पता चली उसे मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ये शॉट मैंने बाइनोकुलर से कैप्चर करने की कोशिश करी है। ये सामने एलओसी दिख रही है, एक पोस्ट है, ये सामने थोड़ा सा इंडिया का नो मैंस लैंड, पाकिस्तान का नो मैंस लैंड, और सामने पाकिस्तान के गांव दिख रहे थे जहाँ हरा भरा शुरू है, और साथ में ये एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा था। बाकी इसमें थोड़ा बहुत ही हिल रहा है तो इसे इग्नोर कर देना क्योंकि थोड़ा मुश्किल था बाइनोकुलर से इसे कैप्चर करना। अब मैंने कोशिश करी थी कि बंकर्स को कैप्चर करा जाए, तो वहाँ मैंने जूम करने की कोशिश करी कैमरे के साथ, और यहाँ आपको अगर 2 वाइट स्पॉट जैसे थोड़ी 2 बिल्डिंग दिखें तो वो हमारी भारतीय सेना के बंकर हैं। ये जो पोल्स लगे ना, इसके पास है लैंड माइन फील्ड। यहाँ आगे कोई नहीं जा सकता। Wah, sekarang Jumet akan benar.
वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि लद्दाख का मौसम कभी बदल जाता है। हम जब रास्ते में थे तो बारिश होना स्टार्ट हो गई और हमें सुंदर से डबल रेनबो देखने को मिले। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature. तो हमारे आते आते खारदुंगला में बर्फबारी हो चुकी थी। ये जगह काफ़ी ऊंचे है, 18,380 फुट। तो यहाँ सांस फूलना आम बात है, तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करें। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा। सूरज की किरणें भी कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं दे पा रही थी और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी हमारी वहाँ हालत ख़राब होती जाती। बर्फ़ कम से कम 3 से 4 फुट गहरी थी। In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories. हमारे यहाँ आने से पहले ही यह एवलांच आ गया था और सड़क ब्लॉक हो गई थी। लेकिन यहाँ लोग इतने अच्छे थे, कुछ बीआरओ से थे, कुछ लोकल लोग और कुछ बाद में इंडियन आर्मी से भी आ गए थे, जिन्होंने हमारे हेल्प करा कि हम बाइक को धक्का मार के इस आइस के ऊपर से ले जाएं। लेकिन सही बताऊँ, सांस फूल गई थी हल्का सा धक्का मारने में, क्योंकि यहाँ इतने एलिवेशन पे हवा बहुत कम थी। उसको निकलने दो पहले। वो बाकी है। बर्फ में फंस गए फिर कैसे निकलेगी? तो यहाँ बाइक फंस गई थी, लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया। हम लोग की सांस फूल गई भाई साहब धक्का देने में। अब ले उतरेंगे क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है, मेरा हाथ जो ग्लव्स से बाहर है वो जमने लगा है, शूज़ भी अंदर तक ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ हमारा तीसरा दिन ख़त्म हो गया, जो काफ़ी एडवेंचरस था।
और दूसरे दिन की वीडियो अभी मैं अपलोड करूँगा, उसकी मुझे एडिटिंग करनी है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं ट्रिप से गो।